उदयपुर गांव में विमल अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। विमल की पत्नी माला हर वक्त इस बात को लेकर विमल को ताने देती कि उसकी तो विमल से शादी करके किस्मत ही फूट गई। सुबह के समय माला खाना बनाते हुए अपने पति को ताने मारते हुए कहती है, अभी के लिए तो मैंने रजनी भाभी से आटा चावल मांगकर बंदोबस्त कर लिया, लेकिन शाम को लगता है कल की तरह भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मुझे लकड़ियों के सही रेट मिल जाए और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश तो करता ही हूँ। हाँ, सही कह रहे हो आप ही तो मेहनत करते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है आप पूरे कहीं और ही रहते हो और शाम में घर आकर बहाना बना देते हो कि आज खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा क्योंकि जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। तुम तो मुझे समझा करो, मैं पूरे दिन जंगल में भटकता रहता हूँ, फिर भी कभी कभी निराश ही लौटने को मिलता है। लेकिन तुम भी कभी दो मीठे बोल नहीं बोल सकती हो। इतना बोलने के बाद विमल अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मायूस होकर विमल जंगल की तरफ चलता जा रहा होता है। तभी वो मन में सोचता है, आज पता ही नहीं क्या ही होगा। सोच तो रहा हूँ पूरा जंगल छान दूँ, लेकिन खाली हाथ घर ना लौटूं। यही सोचता हुआ विमल जंगल में पहुंचता है और जंगल में घूम घूम पेड़ों को देखने लगता है कि आखिर कौन सा पेड़ काटने लायक है ताकि वो अच्छे दामों में बिक सके। ये पेड़ तो कुछ खास नहीं है, ये काट लेता हूँ। ये वाला कुछ खास नहीं है, ये वाला ठीक है। आज तो इससे बस अच्छे खासे पैसे हो जाएं। ये बोलकर जैसे ही विमल पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है, वैसे ही विमल की कुल्हाड़ी टूट जाती है और ये देख वो अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ जाता है और उदास हो जाता है। सुबह से शाम अपने टूटे हुए कुल्हाड़ी के साथ विमल उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे सुनिए, मैं सूरज और ये लता, हम दोनों शहर से गांव आए हैं। क्या यही है उदयपुर गांव? हाँ हाँ, यही है उदयपुर गांव। लेकिन आप दोनों कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? दरअसल हम यहाँ खा ये कह रहा है कि हम यहाँ घूमने आए हैं, गांव पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें भूख लग गई है। काफी दूर से चलकर जो आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे क्यों थे और परेशान भी लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं, ये मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। कल रात भी भूखा ही सोना पड़ा था जब लकड़ियां नहीं मिली, और आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी तो मिल गई पर कुल्हाड़ी टूट गई। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपको भी हम दोनों की मदद करनी होगी खजाना ढूंढने में। तुम पागल हो? उस खजाने के बारे में इसने किसी चौथे को बता दिया तो हम दोनों तो बर्बाद होंगे ही। साथ में वो खजाना भी हमारे हाथ तो क्या सपने में भी नहीं आ पाएगा। हमें इस पर विश्वास तो रखना ही होगा। क्या आप हमारी मदद करेंगे उस खजाने को ढूंढने में? ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी भी मदद करेंगे। इस गांव में खजाना है और हम जैसे अनपढ़ लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बल्कि आप शहर के रहने वाले, शहर से यहाँ इतनी दूर इस गांव में खजाना ढूंढने आए हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा पूरी ईमानदारी से। गांव के अनपढ़ लोग। हम्म, बस एक बार खजाने का पता तो चल जाए, उसके बाद इसका हिस्सा तो क्या, इसके शरीर का हिस्सा भी इसके घर वालों को मिलना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग मेरे घर चलो, कल सुबह ही मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहाँ का आप मुझे नक्शा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे तुम रखो। तुम हमें घर ले जा रहे हो और हमें भूख भी लगी है। इससे तुम राशन ले लो ताकि आज रात और सुबह के खाने का बंदोबस्त तो हो ही जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होते, आज रात भी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता। अरे ये तो मेरा फर्ज है, और आप हमारी मदद भी तो कर रहे हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाली है। अब जैसे ही विमल उन दो शहरी लोगों को अपने घर लेकर पहुंचता है, तो विमल की पत्नी माला भी उन दो अनजान लोगों को देख हैरान रह जाती है। ये कौन है? मेरे मायके वाले तो नहीं, और आपके ससुराल वाले तो इतने अच्छे दिखते भी नहीं। फिर कौन है ये लोग?
यहाँ तो खुद के खाने पीने पर आफत है। नमस्ते जी, मैं सूरज, ये लता। हम बस आपके घर सुबह तक ही रुके हैं और हमें कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम तो नीचे भी एक चादर पे सो जाएंगे। अरे जान न पहचान, आप हमारे मेहमान। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर विमल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारी सुन लेता हूँ। अगर ये नाराज हो गए तो घर आई लक्ष्मी यहाँ से चली जाएंगी। अरे ये क्या भगवान है या हमें पैसे देने आए हैं? इनके रहने से लक्ष्मी आने का क्या मतलब है? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि ये लोग हमारे लिए साक्षात माता लक्ष्मी है। माला ये सुन अपने पति की बात मानकर घर आए उन लोगों के लिए खाना पीना बनाकर देती है और देर रात सबके सो जाने के बाद सूरज अपने मन में कहता है, इस खजाने के बारे में मैंने काफी समय से रिसर्च किया है और बस इसमें मैं सफल हो जाऊं, उसके बाद मेरे पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और बिमल को भी शायद कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली सुबह विमल उठकर पूजा पाठ करके घर से निकलने लगता है और उसके साथ लता और सूरज भी होते हैं। ऐसे में माला अपने पति विमल से कहती है, सुनो, आपने तो कहा था कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है, तो ये कहाँ जा रहे हैं? इनसे तो हमें कोई धन का लाभ नहीं हुआ। हर चीज की जल्दीबाजी क्यों रहती है तुम्हें? थोड़ा सब्र करो, आता हूँ तो सब बताता हूँ। इतना बोलकर विमल उन शहरी लोगों के साथ घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे सूरज विमल को बताता है, वैसे वैसे विमल जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। हम घने जंगल में पहुंच चुके हैं और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी नहीं जाता। आगे जंगली जानवर का खतरा है। हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो खजाना, नक्शे के मुताबिक हम सही जगह खड़े हैं। तो खड़े क्यों हैं? जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो खजाना? अब तीनों ही मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी लता एक रस्सी में फंसकर गिर पड़ती है और उसी रस्सी में खजाना बंधा था, जो रस्सी के सहारे ऊपर आने के साथ खजाने का संदूक प्रकट करता है, जिसमें ढेरों सोने के सिक्के और एक हथौड़ी होती है। इतना सारा सोना! मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज देख भी रहा हूँ। हे प्रभु, ये क्या है? ऐसा भी हो सकता है क्या? बिमल, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोने के हथौड़ा अपने पास रखो और ये सोने के सिक्के हम। इसे ये भी क्यों देने? सारी मेहनत तो हमारी है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये रख सकती हैं। वैसे भी मैं गरीब आदमी, बैठकर खाने की आदत नहीं है। मेहनत मजदूरी कर कर घर चला ही लूंगा। ना ज्यादा पैसों का लोभ है, ना ही बचाने का। जो आता है खुशी खुशी खाता हूँ। नहीं नहीं विमल, तुम इसके हकदार हो। तुम मेहनती होने के साथ ईमानदार भी हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। वो दोनों शहरी लोग तो खजाने के संदूक के साथ गांव से शहर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमल अपने घर आता है। वो भी खुशी खुशी और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हे प्रभु, इस इंसान को बुद्धि दो। उन लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इतने सारे सोने के सिक्के ले गए और आपको थमा दिया। ये हथौड़ी जिसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने आप आराम से खा सकते हैं, बस इससे आपका कौन सा भाग्य चमक गया? नहीं नहीं, मैंने तो बस रास्ता बताया था और उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे ये हथौड़ी दे दी। तुम शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी मूर्ख हो और वो दोनों शहरी लोग तुम्हें मूर्ख बना गए। माला और विमल के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी विमल के हाथ की हथौड़ी बोल पड़ती है। विमल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस हथौड़े से जिस भी चीज पर वार करोगे वो सोने की हो जाएगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। हाय दैया, ये क्या था? ये सच है? अरे, आपके हाथों में तो खजाने से भी अच्छी चीज लगी है। देखो माला, हथौड़ी मुझे दो। लालच में तुम ऐसी नादानी मत कर बैठना जिससे हमें नुकसान हो। नहीं नहीं, मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर वार करके देखती हूँ।
ये सचमुच सोने की हो जाएगी। अब जैसे ही माला ये कहकर उस मिट्टी के चूल्हे पर वार करती है, वो सोने की हथौड़ी उस मिट्टी के चूल्हे को सोने का बना देती है। और ये देख माला घर में रखे कई और सारी चीजों पर वार करती है और वो सभी चीजें सोने की हो जाती है। और इसके बाद लकड़हारा विमल अमीर बन जाता है और उसके पास एक बड़ा घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं रहती है उस सोने की हथौड़ी आने के बाद। समंदर के किनारे पर बसे रामपुर नाम के गांव में बहुत कम लोगों की जनसंख्या थी। यहाँ के सभी लोग समंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उन्हीं में से एक था रामू। उसका इस दुनिया में सिवाय एक छोटी बहन के कोई नहीं था। वो समंदर की गहराइयों से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बहन का जीवन यापन करता। भैया, आज जब आप बाजार से मछलियां बेचकर आएंगे तो मेरे लिए एक जोड़ी अच्छे से कपड़े ले आना। वो क्या है ना, पुराने कपड़े फट गए हैं। ठीक है बहन, मैं तेरे लिए कपड़े ले आऊंगा। देखो भैया, ध्यान से ले आना, पिछली बार की तरह भूल ना जाना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझे याद रहेगा। इतना कहकर रामू मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाकर समंदर की ओर चल देता है। जहां जाकर वो देखता है बिरजू और सोनू नाम के दो मछुआरे रामू की नाव पर जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। ये देख रामू उन दोनों से कहता है, अरे सोनू भैया और बिरजू भैया, आप मेरी नाव पर क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो कौन आया है, रामू भैया आए हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये तो रामू है जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था पैसे देने के चक्कर में। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अब बहुत हो गया रामू, तेरे रोज रोज का ड्रामा अब बंद कर। तेरे इन बहनों से हम तंग आ गए हैं, इसलिए हम तेरी इस नाव पर कब्जा कर रहे हैं। आज के बाद समंदर किनारे नजर भी मत आ जाना, समझे? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं है और इस नाव के जरिए ही हमारा घर चलता है। अगर आप यह नाव छीन लेंगे तो मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? यह सब तो तुम्हें पैसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर बिरजू और सोनू रामू को उसी की नाव से धक्का देकर भगा देते हैं। रामू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो परेशान होकर समंदर के किनारे पर सर नीचे करके रोने लगता है। तभी उसकी नजर समंदर के पास तड़प रही एक मछली पर जाती है और ये देखकर वो कहता है, अरे लगता है यह मछली पानी के लहरों से जमीन पर आ गई है। अगर यह ऐसे ही तड़पती रही तो मर जाएगी। इसे वापस पानी में डाल देता हूँ। इतना कहकर रामू उस मछली को अपने दोनों हाथों से उठाकर समंदर में वापस डाल देता है और वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर रामू खुश हो जाता है और वापस एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है और आसपास में बिजली गरजने लगती है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाता है। अरे रामू भैया, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। और ये क्या, आप तो खाली हाथ आए हैं। मैंने आपको कुछ कहा था लाने के लिए, क्या आप फिर भूल गए? अब मैं इसे क्या बताऊं कि हमारी कमाई का जरिया हमसे छीन लिया गया है। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसे बहुत दुख होगा। कुछ बहाना करना होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। माफ करना। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना बाहर चली जाती है। तभी पास की एक औरत कमला रामू के घर आती है और रामू से कहती है, अरे रामू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, बहुत खुशी की बात सुनानी है तुम्हें। क्या हुआ कमला दीदी? अरे रामू,
वो जो हमारे दूसरे मोहल्ले के वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी मिली थी मुझे। वो कह रही थी उन्हें तुम्हारी बहन मीना बहुत पसंद है और वो अपने बेटे राघव से तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन, लेकिन लेकिन क्या रामू, रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत ईमानदार और शरीफ है। देख, ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। तेरी बहन राज करेगी उस घर में। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे करें? तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से वर्मा जी की पत्नी से मिलूंगी और उनसे सही से रिश्ते की बात करके तुझे बताऊंगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रामू और परेशान हो जाता है। रात भर रामू इसी बारे में सोचता रहता है कि ना तो अब नाव है, ना ही मछलियां पकड़ने के लिए कोई सहारा। अगर उसने वापस काम शुरू नहीं किया तो वो अपना घर कैसे चलाएगा और बहन की शादी कैसे करेगा। इसी सोच में डूबा बेचैन रामू सुबह सुबह समंदर के किनारे जाकर उदास बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी बहन की शादी और घर, ऊपर से ये कर्ज, ये सब कैसे होगा? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रामू इतना कहता ही है कि तभी आसमान में फिर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते समंदर के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आती है। हे भगवान! अरे तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। क्या मैंने कोई सपना देखा या फिर यह सच था? तुम सही हो, ये कोई सपना नहीं है, सच है। मैं सच में एक जलपरी हूँ। क्या तुम असली जलपरी हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। हाँ, तुमने सही कहा। जलपरियां कहानी में ही होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक असली जलपरी हूँ। लेकिन मैं जल्दी लोगों के सामने अपने असली रूप में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आजकल के इंसान कितने लालची हो गए हैं। अपने लालच के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम मेरे सामने ही अपने असली रूप में क्यों आई हो? जलपरी रामू को बताती है कि वो व्हेल मछली थी, जिसे रामू ने कल तड़पता हुआ देख जमीन से उठाकर पानी में वापस डाल दिया था। और उसकी ये नेक दिली देखकर जलपरी को बहुत खुशी हुई और इसीलिए वो उसके सामने अपने असली रूप में आई है। मुझे तो अब भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा है तो तुम मुझे वो पत्थर दो, मैं तुम्हें उसे सोने में बदलकर दिखाती हूँ। रामू उसे एक पत्थर का टुकड़ा देता है, जिसे जलपरी एक सोने के टुकड़े में बदल देती है। ये देख रामू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है। रामू, कल तुमने मेरी जान बचाई थी। आज बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए जलपरी जी। ठीक है, तो तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद रामू भी वापस उस सोने के टुकड़े को घर ले जाता है और उसे बेचकर नई नाव खरीदता है और फिर से अपनी मछलियां पकड़कर बेचने का व्यापार शुरू कर देता है। ये देख सोनू और बिरजू हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, ये सब क्या है? रामू कल तक तो हमारे आगे अपनी नाव वापस मांगने की भीख मांग रहा था, और अब आप, तेरे पास ये नाव कहाँ से आ गई? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने तो अपना कर्जा चुकता कर लिया ना। अब अपने काम से काम रखो। वाह रे वाह, इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। और सुन, उस नाव के तूने बस अपना ब्याज ही दिया था, अब ये नाव भी हमें दे दे, इससे हमारा मूल भी वसूल हो जाएगा। ऐसा मत करो, अब मेरे पास यही सहारा है। मुझे मेरे बहनों की शादी के लिए पैसा जमा करना है। अगर तुम ये भी ले लोगे तो मैं उनकी शादी कैसे करूंगा? अगर कोई शादी ना करे तो हमें बता देना, हमारा सोनू तेरी बहन से शादी कर लेगा
बहुत अच्छा बच्चा है ये। इतना कहकर बिरजू और सोनू फिर से रामू की नई नाव लेकर चले जाते हैं और लाचार रामू रोता हुआ वापस जलपरी के पास जाता है और उसे सब बताता है। ये सुनकर जलपरी रामू को एक मोती देती है और कहती है, रामू, तुम इस मोती को अपने घर के बीचों बीच कहीं दफन कर देना और चैन की नींद सो जाना। अगली सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है जलपरी जी, अगर ऐसा है तो मैं यही करूंगा। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और घर जाकर जैसा जलपरी ने कहा वैसा ही करता है। अगली सुबह उसकी बहन मीना उसे हैरानी से उठाती है और जैसे ही रामू की नींद खुलती है वो खुद को एक आरामदेह बेड पर पाता है और उसके सामने एक बड़ा सा घर था। ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह था। देखिए भैया, ये सब क्या हो गया? अचानक सब बदल कैसे गया? ये हमारा घर नहीं है, फिर ये जादू कैसे हुआ? तू नहीं समझेगी पगली। रामू उसे जलपरी की सच्चाई बताता है। ये सुन मीना हैरान भी थी और खुश भी थी कि अब उनके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और रामू भी अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करवा सकता है। और तो और अब उसे किसी का कर्जा भी नहीं देना था। वहीं जलपरी अपने जादू से सोनू और बिरजू को रामू को परेशान करने की सजा देती है कि वो दोनों ताउम्र समंदर में यहाँ से वहाँ बस भटकते रहेंगे।